साजिश वो नहीं है जो गुस्सा भड़कने के बाद लोगों ने किया, साजिश वो है जिसके तहत ये कार्रवाइयां की गई। पुलिस ने रिपोर्ट दी कि दंगा हो सकता है और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दी कि यहाँ दंगा हो सकता है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से एक गोधरा जैसी चिंगारी ने पूरे स्टेट में आग लगा दी। पूरे जजमेंट में आप देखेंगे कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल के बजाय किसी और बात का जवाब दिया जा रहा है। तो इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जी मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया। इत्तेफाक पेश आया है कि उसके बाद से पुलिस ने कोई कार्रवाई ली नहीं, यहां तक कि आप जो 100 नंबर पे फोन कर रहे थे वो भी उठने बंद हो गए। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मैं थोड़ी सी रोशनी उस पर डालूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो बिना है, जो टोन जो है जिसमें वो बोलता है हमसे, वो ये है कि आपने सरकारी मुलाजिम जो सरकारी अफसरान हैं, अफसरान बाला, उनकी इंटेग्रिटी यानी उनकी जो कर्तव्य परायणता है उस पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे की। अगर मेरे लिए एक जुमला है उस पूरे जजमेंट में जो मेरे लिए उस जजमेंट को समराइज करता है, जो संक्षेप में उस जजमेंट का सार है, वो ये है कि हाउ डिड द पिटिशनर हैव द ऑडेसिटी टू क्वेश्चन द इंटेग्रिटी ऑफ एवरी फंक्शनरी ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व। और मैं जहाँ तक मैंने कानून पढ़ा है और जो मेरी समझ है संविधान की, आइन की या हमारे कानूनी इदारों की और हमारे कोर्ट की, हमारे सुप्रीम कोर्ट की, तो उच्चतम न्यायालय का जो आर्टिकल 32 में आर्टिकल 32 में जो रोल है, वो उसको अगर एक जुमले में आप रिड्यूस कर सके तो वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है कि वो सरकार के फैसलों और सरकार की कार्यवाहियों पर सवाल उठाए। तो अगर सवाल उठाने वालों को सवाल उठाने की हिम्मत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट डांटने लगेगा, तो सुप्रीम कोर्ट फिर अपना जो उसका कर्तव्य है वो कहाँ पूरा कर रहा है। सो द सुप्रीम कोर्ट इज फेलिंग इन इट्स वेरी ड्यूटी if the purpose for which that court is constituted, which is to question the actions and motivations of officials of the state, then we are really living in a banana republic, because I feel that for me is governments will come and go, सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें जो है इस तरफ भी होंगी उस तरफ भी होंगी, लेकिन जो एक इंस्टीट्यूशन है जो चलता रहेगा और जो एक सेफगार्ड है जो हमारे हितों का उनकी सुरक्षा करने के लिए जो बनाया गया है वो हमारा उच्चतम न्यायालय है। तो हमको सरकारों से डर नहीं लगता, हमको डर लगता है कि जब हमारे संविधान ने सरकारों की ताकत पर जो सेफगार्ड लगाया है, जो चेक एंड बैलेंस है, जब वो फेल कर जाता है तब हमको डरने की ज़रूरत महसूस होती है। तो उसमें इस जजमेंट में जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात लगी वो ये है कि वो उसका वेन ये है कि आपने हिम्मत कैसे की। उसके अलावा जो 2-3 उसमें मोटी मोटी बातें हैं उस जजमेंट के सिलसिले में जिन पे मैं रोशनी डालूंगा, वो ये कि जब इसमें बहस शुरू हुई तब क्योंकि अब ये जो हालात हम देख रहे हैं वो आ चुके हैं, जो सियासी तौर पे जो राजनीतिक माहौल है वो हम देख रहे हैं, तो हमने कहा कि हम चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो उसमें रोल था, जो उसमें उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, हम उन पर नहीं जा रहे। तो कोई बहस इस सिलसिले में नहीं हुई कि 27 फरवरी 2002 को चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन्होंने पुलिस वालों से कहा था कि कोई पुलिस वाला कोई दंगाइयों को 3 दिन तक नहीं रोकेगा। उस सिलसिले में कोई बहस नहीं की गई। और जो फैसला आया, अगर आप उस फैसले को पढ़िए तो वो इसी बात पर है कि नरेंद्र मोदी जी ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही थी। हमने जो बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी वो ये थी कि भूल जाइए 1 मिनट के लिए कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ भी कहा था। हम नरेंद्र मोदी के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर जो गुजरात में हुआ उसको आप अपने सामने रख के देखें तो जो उसमें से जो सूरत निकल के आती है वो ये है कि पूरी स्टेट मशीनरी, पूरी कानून व्यवस्था की एक साझा साजिश से ये स्थिति पैदा की गई कि जो दंगा हुआ उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई।
कोई एक व्यक्ति विशेष के बारे में ये हमारी बहस थी ही नहीं। तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा जजमेंट मोदी जी को एक क्लीन चिट बनाने की एक्सरसाइज में रिड्यूस कर दिया? ये मैं नहीं समझ पाया जजमेंट को पढ़ के आज तक। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर दंगे का केस जो चला उसमें यह फैसला किया गया कि कोई प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, यानी कोई पहले से साजिश करके वो दंगा नहीं किया गया। वो एक गोधरा की वजह से एक स्थिति पैदा हुई और उस स्थिति में लोग सड़कों पे बाहर निकल के आए और ये हत्याकांड हुए। तो हमारा केस ये नहीं था कि हर हत्याकांड जो हुआ उसमें हर हत्यारा जो था उन्होंने पहले बैठ के ये फैसला किया कि ऐसे ऐसे करेंगे हम, ऐसे गोधरा में ये वारदात होगी और उसके बाद फिर ये हमारा केस नहीं था। तो जो साजिश की बात हो रही थी, जो अभी जाफरी साहब साजिश की बात कर रहे थे, वो साजिश ये नहीं थी कि हर हत्यारे ने उस 2002 के उन दंगों से पहले साजिश की कि हम ये दंगा इस तरह से करने वाले हैं। हमारा केस ये था कि संघ ने और संघ परिवार के अलग अलग नुमाइंदों ने, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने, अलग अलग पार्टियों ने, स्टेट मशीनरी के अलग अलग ऑफिशियल्स ने, कार्यकर्ताओं ने मिलके एक ऐसी स्थिति पैदा की गुजरात में कि दंगा होने के लिए सिर्फ एक माचिस की तीली की ज़रूरत थी। पहली बात तो ये। तो मसलन हथियारों का डिस्ट्रीब्यूट किया जाना, तलवारों का, जो तहलका टेप में जो बात आई थी कि बम बनाने की फैक्ट्रियां लगाई गई, उसमें उन्होंने बम तक बनाए, केरोसिन डिस्ट्रीब्यूट करना और लोगों को भड़काऊ भाषण देना, जिससे एक लोगों का एक मानसिक स्थिति पैदा हुई कि लोग गुस्से में थे। तो पहली साजिश का पहला जो हिस्सा था, चरण, वो तो ये था। साजिश का दूसरा चरण ये था कि जब गोधरा कांड हुआ, और हम ये कह ही नहीं रहे थे कि गोधरा कांड जो है वो पहले से हुई साजिश का नतीजा था। हमने कहा कि ये स्थिति क्योंकि पैदा हो चुकी थी, तो सिर्फ एक माचिस की तीली थी, जो माचिस की तीली एक इत्तेफाक से जो ये हादसा हुआ उसने वो माचिस की तीली प्रोवाइड कर दी कि गोधरा में जो कांड हुआ उससे लोगों का जो गुजरात में जो पहले से स्थिति बन रही थी वो भड़क उठी। उसके बाद उस गोधरा कांड को जिस तरह से पब्लिसाइज किया गया, जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए, कि जो गोधरा से जो डेड बॉडीज आई, जो लाशें आई, उनको जुलूस में सड़कों पे ले जाया गया। हालांकि मैनुअल के हिसाब से, कानून के हिसाब से वो बॉडी सिर्फ उनके रिश्तेदारों को हैंडओवर की जाती हैं क्रियाक्रम के लिए पोस्टमार्टम के बाद। वो पोस्टमार्टम हुआ, खुले में हुआ, भीड़ के सामने। उसके बाद वो जो मृतक शव थे वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को दे दिए गए, जिन्होंने फिर उन शवों के साथ जुलूस निकाले और जहां जहां से वो जुलूस गया वहां वहां लोगों का गुस्सा भड़का। तो साजिश वो नहीं है जो गुस्सा भड़कने के बाद लोगों ने किया, साजिश वो है जिसके तहत ये कार्रवाइयां की गई। उसके बाद फिर जब एक बार दंगा शुरू हो गया तो पुलिस का कोई कार्रवाई ना करना, पुलिस का कोई हालांकि पुलिस मैनुअल के हिसाब से नियमानुसार पुलिस को किसी भी दंगे की स्थिति में कई चीज़ें जो हैं जिस तरह करनी होती हैं, A, B, C, D, वो बिल्कुल दिया गया है कि आप ऐसे नाकाबंदी करेंगे, कहीं लोगों को इकट्ठा नहीं होने देंगे, कर्फ्यू इम्पोज कर देंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि 2 मंत्री राज्य सरकार के स्टेट कंट्रोल रूम में और अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम में जाके बैठ गए और उनकी वहाँ मौजूदगी के साथ साथ एक ये इत्तेफाक पेश आया कि उसके बाद से पुलिस ने कोई कार्रवाई ली नहीं। यहाँ तक कि आप जो 100 नंबर पे फ़ोन कर रहे थे वो भी उठने बंद हो गए। तो ये हमने कहा कि ये भी उस साजिश का हिस्सा है कि जब सारी ब्यूरोक्रेसी और सारी पुलिस, सारी कानून व्यवस्था जो है हाथ खींच लेती है, तो वो सबका एक साथ हाथ खींचना जो है उसमें कुछ साझा, कुछ साजिश मालूम होती है। तो जब दंगा हुआ तो उस वक्त फिर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये तीसरा चरण था जो साजिश सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी, उस साजिश का। उसके बाद
साजिश का चौथा चरण ये था कि जब ये मामले कोर्ट में गए तो कोर्ट में फिर विटनेसेस को डराना, धमकाना, कॉम्प्रोमाइज करना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का अपॉइंटमेंट, अपने मर्जी के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट कराना, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो इस तरह से काम कर रहा है उसको रिप्लेस करना, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कराना। जो तहलका के टेप्स में लोगों ने इकबालिया बयान दिए थे कि हमने ऐसा किया था, मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं इसको डराऊं, उसकी जिम्मेदारी ये थी, तो उन्होंने जो चौथा चरण जो साजिश का था वो इस हादसे के बाद, इस दंगे के बाद जो कानूनी कार्रवाई हुई, उस कानूनी कार्रवाई को जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज किया गया वो उसका चौथा चरण था। तो इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जी मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया। इतना सब हम कहने के बाद हमें जो जवाब मिलता है ये कि भाई हम ये सब पढ़ के हमको लगता है मोदी जी तो बेकसूर हैं। चलिए ठीक है, मान लिया। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ ये सही है कि 2 मंत्री जो हैं वो पुलिस कंट्रोल रूम में जाके बैठे थे, लेकिन इसका तो कोई सबूत नहीं मिला हमें कि उन्होंने किसी से कुछ कहा। हाँ ये जरूर है कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके लिए पुलिस के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लेना चाहिए। फिर हमने कहा कि भाई डिपार्टमेंटल एक्शन छोड़िए, उन ऑफिसर्स को तो अच्छी पोस्ट देकर बिल्कुल आपने नवाजा है, आपने उनको जो उन्होंने ये काम अंजाम दिया है उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया है। तो उन्होंने कहा हम एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी तो है नहीं, हमको वो तो डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट जो है डिपार्टमेंटल एक्शन लेने के लिए थोड़े बैठा हुआ है। तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि दंगा स्थिति में अक्सर ये हो जाता है कि द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज ओवररन बाय द टर्न ऑफ इवेंट्स, के मतलब कि स्थिति इतनी जल्दी बदलती है कि लोग जो हैं वो उनके हाथ पांव भूल जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। तो उन्होंने कहा ऐसा तो स्वाभाविक है, हो सकता है, पुलिस के साथ ऐसा हो गया, तब उसमें क्या किया जा सकता है। ये महज एक इत्तेफाक है कि 2 मंत्री वहां बैठे हुए थे, वो बेचारे कुछ नहीं कर रहे थे। जो साजिश जिसका जिक्र आया पहले, उन्होंने कहा कि अगर हमने कहा कि भाई जो जिस तरह से ये स्थिति क्रिएट की गई थी गुजरात में, जिसकी वजह से ये गुस्सा फैला था, जिसकी वजह से गोधरा का इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से गोधरा से की चिंगारी से इतना पूरे स्टेट में आग लगी, तो वो एक साजिश है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो फिर इसका मतलब आप कह रहे हैं कि गोधरा जो है एक साजिश का नतीजा था। हम तो ऐसा कह ही नहीं रहे, लेकिन इस सब बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये नतीजा दिया कि हम तो पहले ही कह चुके हैं गोधरा के केस में कि उसमें कोई साजिश नहीं थी, गोधरा किसी साजिश के तहत नहीं हुआ था। इसलिए जो आप कह रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि गोधरा किसी साजिश का नतीजा नहीं था। हम ये कह ही नहीं रहे थे कि गोधरा किसी साजिश का नतीजा था, हम कह रहे थे कि एक साजिश थी जिसकी वजह से एक गोधरा जैसी चिंगारी ने पूरे स्टेट में आग लगा दी। तो पूरे जजमेंट में आप देखेंगे कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल के बजाय किसी और बात का जवाब दिया जा रहा है। तो उस तरह वो मुझे जजमेंट में सबसे बड़ी एक कमजोरी मालूम होती है कि जो आर्ग्यूमेंट, भाई हम तो वकील हैं और जो आर्ग्यूमेंट हमें दिया गया है, पिटिशनर्स ने दिया है, हम सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि जो बहस हम कर रहे हैं, जो तर्क हम कर रहे हैं, उसका वितर्क दे, उसका जवाब दे कि भाई इस वजह से जो आप बात कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन जो उसमें जिस वजह से ये जजमेंट मुझे बिल्कुल अनसेटिस्फैक्ट्री मालूम होता है वो इसलिए कि हमारे सवाल का तो जवाब आज तक नहीं दिया गया कि ये सारा जो आप सबूत और ये सारी चीजें आप सामने रखिए तो साजिश क्यों पैदा नहीं होती। भूल जाइए कि कोई एक व्यक्ति विशेष था जिसने कुछ किया था, क्यों इससे ये नहीं मालूम होता कि पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में एक साजिश थी जिसके तहत लोगों ने हाथ खींच लिया और एक दंगा स्थिति में कुछ नहीं किया। फिर तहलका के जो टेप्स थे जिसमें वीडियो पे लोगों ने इकबालिया बयान दिए थे कि ये सब ऐसे हुआ और हमने किया। मसलन जैसे बाबू बजरंगी का जो उसमें तहलका में टेप आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई मैंने ये किया, मैंने इसको मारा, मैंने उसको काटा वगैरह। तो हमने कहा आप ये सारे तहलका टेप्स देखिए, तहलका टेप्स की फोरेंसिक जांच हुई थी और सीबीआई ने कहा था कि वो टेप उन्होंने सही पाया है और वो टेप रिलायबल है और कुछ ट्रायल्स में, कुछ मुकदमों में वो उस टेप का इस्तेमाल भी किया गया था। तो फिर क्यों जब हम उस टेप पे रिलाय कर रहे हैं कि इस टेप में ये लोग खुद कह रहे हैं कि इन्होंने साजिश की है, तो क्यों उसको नहीं माना जा रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोर्ट से बाहर दिए गए इकबालिया बयान का कोर्ट में सिर्फ इतना काम होता है कि अगर उसके अलावा भी कोई सबूत है
तो दोनों को corroborate करके दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि हाँ, इस सबूत के मद्देनजर ये इकबालिया बयान सही मालूम होता है। तो उन्होंने कहा आपके केस में तो उन्होंने इकबालिया बयान तो दिया है लेकिन सबूत नहीं है कोई। हमने कहा भाई सबूत तो है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो रिपोर्ट्स थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये इस तरह से पुलिस ने रिपोर्ट दी कि दंगा हो सकता है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दी कि यहाँ दंगा हो सकता है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये पुलिस को कॉल्स की गई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये फायर डिपार्टमेंट को बुलाया गया, फायर डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया। तो वो जो स्टेट के इंटेलिजेंस आईबी के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने वहाँ उनके सामने रखे थे कि भाई ये कोरॉबोरेटिव एविडेंस है, इसके रोशनी में अगर इकबालिया बयान देखेंगे तो इकबालिया बयान सही मालूम होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस इकबालिया बयान से सिर्फ ये पता चलता है कि उन्होंने जो उनका कर्तव्य था उन्होंने वो उसको अंजाम नहीं दिया, उन्होंने अपने फर्ज को अंजाम नहीं दिया। उससे ये नहीं पता चलता कि उनका जो जहन था, उनका जो मेंटल एलिमेंट था, उनकी जो सोच थी वो जुर्म करने की थी। क्योंकि किसी भी जुर्म के दो हिस्से होते हैं कि आपने किसी को मारा और आपका उसको मारने का इरादा था। तो उन्होंने कहा आपके इस एविडेंस से तो ये मालूम होता है कि जो कार्रवाई पुलिस ने जो नहीं की अपनी, वो गलत था, लेकिन पुलिस का ऐसा जुर्म करने का इरादा था ये नहीं मालूम होता। तो इसमें तो ये तो है कि कत्ल हुआ, लेकिन ये नहीं इसका कोई सबूत नहीं है कि वो कत्ल करने का किसी का इरादा था। तो मतलब ये हमारा जो एविडेंस था कोरॉबोरेटिव, वो उन्होंने इसलिए कह दिया कि भाई इसमें तो इंटेंशन नहीं मालूम होता, इसमें तो वो भाई कोई मेंटल एलिमेंट नहीं मालूम होता, ये तो सिर्फ एक्शन है। और एक्शन जो पुलिस का इनएक्शन था वो उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो जैसे मैंने बताया कि भाई ऐसी जो स्थितियां एकदम से स्थिति डेवलप होती है उसमें अक्सर होता है आदमी के हाथ पांव भूल जाते हैं, तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते, किसी को डिपार्टमेंटल एक्शन लेना चाहिए उसके खिलाफ। डिपार्टमेंटल एक्शन के बजाय अगर उनको रिवॉर्ड दिया गया तो वो हमारा काम नहीं है। तो आप स्टेप बाय स्टेप चेन से अगर देखिए तो हर सवाल का जवाब जो है वो गलत जवाब है या किसी और सवाल का जवाब है। ज्यादातर ये हो रहा है कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसके अलावा किसी और सवाल का जवाब दिया जा रहा है, और फिर उन सारी चीजों को मिला के कहा जाता है कि लेकिन इससे ये मालूम होता है कि दो चीजें, एक तो नरेंद्र मोदी बेकसूर हैं, ठीक है, दूसरी चीज ये कि इससे ये मालूम होता है कि जिन लोगों ने आज तक अब 20 साल होने को आए, 20 साल से इसको इस जंग को जारी रखा है, वो लोग सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, अपना जो उनकी जो एनमिटी है, जो उनका गुस्सा है, जो उनका दूसरी वजूहात से उनका जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से जो उनकी रंजिश है, ये उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज तीस्ता और श्री कुमार जो है वो जेल में है। और उसमें मैं एक खत्म करते हुए मैं एक बात कहूँगा कि जो मैं आजकल देख रहा हूँ, जो पूरा हमारा डिस्कोर्स है, जो पूरा आप अखबारों में देख रहे हैं, पूरा जितनी हमारी जो रिप्रेशन ऑफ राइट्स है, जो हमारे हितों का उल्लंघन किया जा रहा है, उसमें मैं ये देखता हूं कि जिस जमीन पर जंग है वो जमीन का जो फैसला करेगा, जज का जो चुनाव करेगा, वो जंग अपने आप ही जीत जाएगा। मसलन अगर हम सच्चर कमेटी रिपोर्ट देखते हैं और ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों का आईएएस में और सर्विसेज में और पुलिस में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बहुत कम है, इसका मतलब मुसलमान इस देश में पिछड़ा है, तो उसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो अगर वो हमारा डेफिनेशन है, उसका जो बहस है उसका डेफिनेशन वो है, तो उसके दो सूरतें हो सकती हैं। या तो उनके लिए मुसलमानों के पिछड़े होने के लिए कुछ करने की स्टेट को जरूरत है या नहीं है। लेकिन अगर आप झगड़े को यहां से दूर ले जाएं और ले जाएं कि क्या ये कहना सही है कि मुसलमान आईएएस में घुसने के लिए आईएएस जिहाद कर रहे हैं, और क्या ये हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा है कि हम खड़े होकर कहें कि नहीं, ये एक आईएएस जिहाद है जिसकी वजह से बाहर के मुल्क की ताकतें जो हैं वो यहाँ पे फंड्स भेज रही हैं ताकि मुसलमान आईएएस में दाखिल हों। अगर आप उस तरह से पैरामीटर डिफाइन करेंगे तो चाहे उसका फैसला इस तरफ से हो उस तरफ से हो, आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। तो उसका फैसला या तो ये होगा कि हाँ वो कह सकते हैं कि आप आईएएस जिहाद कर रहे हैं, या ये होगा कि नहीं वो नहीं कह सकते आप आईएएस जिहाद कर रहे हैं। लेकिन मतलब एक जो उसका जो चीज जो अज्यूम्ड है उसमें वो ये है कि आईएएस जिहाद हो रहा है जिसकी वजह से मुसलमानों की जितनी तादाद है उससे ज्यादा वो सीटें ले जा रहे हैं। हालांकि अगर आईएएस में 3 या 4% मुसलमान आते हैं तो इस देश में आज़ादी 15-16% है, तो उससे तो ये मालूम हो रहा है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है। लेकिन जो पैरामीटर डिफाइन हुआ वो इस तरह डिफाइन हुआ कि जो भी उसका नतीजा निकले आप हारेंगे ही हारेंगे।
उसी तरह से इसमें मैं देखता हूं जैसे इस जजमेंट में कि कल तक हम इस बात पे लड़ रहे थे कि क्या एक व्यक्ति विशेष ने या एक कानून व्यवस्था ने गलत किया गुजरात में जिसकी वजह से इतने लोगों की जानें गई। उससे हटके आज बहस अब इस बात पे है कि क्या तीस्ता और श्री कुमार ने सही किया इसको इतने दिन तक जारी रखकर। तो यानी अगर आप वो जंग ये है कि अगर आप जीत गए तो तीस्ता वापस आ गई और नहीं है जीते तो तीस्ता जेल में है। जो मसला है कि 2,500 लोगों की जानें गई, उनको इंसाफ मिलना चाहिए वगैरह, उस सिलसिले में इस तरफ या उस तरफ आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब वो पैरामीटर इस तरह डिफाइन हुआ है। अब वो जो बहस का जो दायरा है वो इस तरह से है कि उसमें दोनों तरफ आपकी हार ही है। तो इसलिए जब किसी जो लोग हितों के लिए लड़ रहे हैं, जब उनको गिरफ्तार करके उनकी पर्सनल लिबर्टी पे बात आ जाती है, तो वो एक ऐसी जंग हो जाती है जहां पे हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग जिनको सोसाइटी का लीडर होना चाहिए, तो इस बहस में सिर्फ ये फैसला होगा कि वो जेल से बाहर रहेंगे या जेल के अंदर रहेंगे। जिन हितों के लिए वो लड़ रहे थे उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।